डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं आप जितने उनके प्रशंसक हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं भैया। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है, पूछना चाह रहा हूं, ये हमेशा इतने धुले धुले निखरे निखरे शबनम से धुले कैसे दिखते? धुले धुले रहने या ऐसे रहने के पीछे तो गौतम कोई काम नहीं, कोई रीजन नहीं है। बस केवल ये है कि हिंदी जब मैंने समझनी शुरू की, एक हिंदी के प्रोफेसर का बेटा होने के बाद, तो मैंने देखा कि हिंदी के सर्जना जगत में, हिंदी के क्रिएटिव वर्ड में दरिद्रता एक आभूषण है। मतलब आप अच्छे साहित्यकार हैं, लेकिन जब तक आप दरिद्र नहीं हैं, जब तक आपकी चप्पलें घिसी हुई नहीं हैं, जब तक आपके बारे में किस्से नहीं है कि 5 दिन भूखे रहे थे ये, और इन्होंने उधार मांगा था, और इनकी पत्नी दवा से तड़प के मर गई थी, तब तक आपको अकादमिक मान्यता नहीं मिलती। तो हिंदी मतलब चाहती है कि पहले आप बाकायदा शहीद हो, उसके बाद आपकी मजार पे मेला लगाया जाए, एक लिट चौक कराया जाए कि बड़े अच्छे थे, मर गए, बताइए कितने अच्छे थे। तो मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बाकी जगह जा रहा था, तो मैं देखता था कि मेरे समकालीन जो कलाकार आते थे, चाहे वो फिल्मों से आते थे, चाहे वो ब्लॉग से आते थे, अंग्रेजी का एक हमारा दोस्त आता था जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखता है, तो मैं उनका जलवा देखता था कि यार इनका अलग काम है, जबकि अंग्रेजी बोली कम जाती है, हिंदी बोली ज्यादा जाती है। तो मैंने प्रोजेक्ट वाइज ये काम लिया कि भाई सबसे पहले तो हिंदी को दरिद्रता बोध से बाहर निकालो। इसका बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स में चर्चा होती है, बहुत सारे समीक्षक लोग चर्चा करते हैं, यहाँ हिंदी की मुख्यधारा के चिंतक लोग भी बैठे हुए हैं, उन्हें मेरी कविताओं से दिक्कत नहीं है, वो एक भी छंद दोष निकाल के नहीं लाते, कोई बात। वो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर मर्सिडीज में क्यों चलता है? अब अगर कल मैं रिक्शे में चलूं तो हो सकता है कि वो मुझे अकादमी दिला दे। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक थोड़ी सी मेहनत करते हैं। आने वाले कल में जब बाहर सड़क पर हिंदी लिखने पढ़ने वाला लड़का लड़की निकले, तो अड़ोस पड़ोस से निकलने वाला IIT IIM का ड्रॉप आउट भी ये सोचे कि यार अपन भी कविता लिख लेते तो आज इन जैसे होते, कितने अच्छे से रह रहे हैं। सिंपल है, और कुछ नहीं। जी निश्चित रूप से। और वही कुर्ते और चप्पल में घूमने वाली कवि को अरमानी और गुशी भी पहन सकता है कुमार साहब। वो अच्छा है, पहनिए, कुर्ता भी पहनिए और चप्पल भी पहनिए। तो हमने जो आज के वार्तालाप का जो शीर्षक रखा था कि कविता की तरतीब पर बेतरतीब बात, बेतरतीब बात है जी। तो पहला सवाल उसी से जुड़ा हुआ, इसी थीम से जुड़ा हुआ मेरा ये है कुमार भैया कि इस खास पॉपुलैरिटी पे पहुंचने का, जिसकी कई सारी मुश्किलें, आपको वक्त नहीं मिलता है, तो वो आपके सृजन में कहीं ना कहीं से बाधक हो रहा है, या उस पॉपुलैरिटी को उस बुलंदी पर जहां आप पहुंचे हैं उसको बरकरार रखने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ रही है? तो आपका विचार क्या है? देखिए, लोकप्रियता तो सर्जना का सबसे बड़ा शत्रु है। उसके 2 दिक्कतें हैं। एक तो आपके रहते आपका न्याय कभी नहीं हो पाता। आपके रहते आपके बारे में जो किंवदंती चलती है, जो मैंने कहा अपनी एक मुक्तक में, नहीं मुझ पर भी जो खुद की खबर वो है जमाने पर। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, तो जो आप कह रहे हैं कि आपके साथ साथ चलती है, तो एक अखबार के कोई संवाददाता मेरे मोहल्ले के पास रहते थे। वो उस अखबार के ब्यूरो चीफ थे हमारी कॉलोनियों के, वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी, इंदिरापुरम, जहाँ मैं रहता था। उन्होंने कभी इंटरव्यू के लिए टाइम मांगा होगा, अन्ना आंदोलन का वक्त था, घर के बाहर 150 कैमरे खड़े रहते थे। अब निकले कुमार, अब पहुंचे कुमार, अन्ना ने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये चल रहा था। देश में ऐसा होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी के पीछे मीडिया भागता रहता है। तो मैंने उनको समय नहीं दिया। वो संवाददाता महोदय जो थे, जहां पत्रकार बैठे, उनके प्रति पूरे आदर से कह रहा हूं कि मुझे लगा कि अगर देना ही होगा इस अखबार को, तो इस अखबार के जो पॉलिटिकल एडिटर है उनको दे देंगे, वो ऑल एडिशन छपेगा। और अभी आंदोलन ने तय नहीं किया है कि तुम्हें कुमार बोलना है नहीं बोलना है, तो मैं क्यों बोलूं। तो एक दिन मैंने उनका कोई फेसबुक पे आर्टिकल पढ़ा मेरे बारे में, वो वहां से ट्रांसफर हो गया। उन्होंने लिखा कि कुमार विश्वास की क्या बात करते हो, मैं तो मोहल्ले में रहता था, अक्सर मैंने शाम को दारू पी के से नाली में पड़े देखा है। मैंने जीवन में कभी बियर भी नहीं पी, मुझे पता ही नहीं उसका स्वाद क्या होता है, बट उन्हें लिखना था।
तो सोशल मीडिया का या इस लोकप्रियता का नुकसान ये है कि आप 24 घंटे अपनी छवि को लेकर सजग रहना चाहते हैं और आपके लेखन का न्याय आपके जीवित रहने से होता है। आप कहीं क्या कर रहे हैं? जैसे गालिब का बहुत दिन तक न्याय होता रहा गालिब की आदतों पर, नीरज जी का न्याय होता रहा नीरज जी की आदतों पर। तो आपका न्याय लोकप्रियता से होता है। लोकप्रियता आपकी सर्जना में 200% बाधा पहुंचाती है, लेकिन एक ही तरीका है उससे बचने का। आप लोकप्रिय रहिए, लेकिन लोकप्रियता के प्रति सजग होना बंद कर दीजिए। अगर आप सजग हैं कि मैं कितना लोकप्रिय हूं तो प्रॉब्लम होगी। इसको आप ईश्वर की कृपा मानिए, सरस्वती का आशीर्वाद मानिए, अपने प्रशंसकों, अपने श्रोताओं, अपने बड़ों की शुभकामना मानिए, लेकिन आप 24 घंटे इसके प्रति सतर्क रहें। जैसे वो होते थे ना, गांव में कुछ फूफा होते थे, हम गए तुम्हारी घरवाली ने हमसे नमस्ते वो नहीं करी, तो फिर आप कष्ट में ही रहेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, चूंकि आप लोकप्रिय हैं, हो रहे हैं, और जो मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं ये मुझसे अधिक लोकप्रिय होंगे, तो सर्जना के लिए डिटैचमेंट होना कि मैं नहीं हूं, मुझे पता नहीं। और वैसे मैं बताऊं, 8 अरब लोग दुनिया में हैं, 850-900 करोड़ लोग दुनिया में हैं। दुनिया हजारों साल से चल रही है, उसमें भारत एक देश है। उस भारत की एक प्रमुख भाषा है हिंदी। उस हिंदी की एक धारा है मंचीय कविता। उस मंचीय कविता में एक कवि है कुमार विश्वास। अब इस अकेली झंडी को लिए आप खुश होते रहो कि मैं तो ग्लोबल हूं और मुझे दुनिया, भैया कोई नहीं जानती, दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे चले गए। इसलिए इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए कि आपने कोई महान झंडा गाड़ दिया है, आपने कोई युगांतरकारी काम कर दिया है, और अगर कर भी दिया है तो आपके रहते तो पता चलेगा ही नहीं। आपके जाने के 100-150 साल बाद तय होगा। हाँ, आपने क्या किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होते तो कबीर ना होता। कबीर तो मठों में पूज रहे थे, उनके अनुयायी गा रहे थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नींद नहीं आती थी, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम थी। उनका जो अपनी कुटी के बाहर पहरा लगाने वाला व्यक्ति था नंदलाल, वो मिर्जापुर का रहने वाला था, वो कबीरपंथी था। वो रात को गाना गाता था। एक दिन वो रात को गा रहा था, कायरी नलनी तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी, और सुर में गा रहा था। तो सुबह उठ के उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या गा रहे थे? तो वो डर गया। उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी वैसे ही। नहीं, क्या गा रहे थे? उसने सुनाया कायरी नलनी। गुरुदेव को हिंदी थोड़ा कम आती थी। उन्होंने कला गुरु नंदलाल बोस से पूछा कि भाई ये क्या गा रहा है? तो उसने कहा साहब ये गा रहा है कि आत्मा ये कह रही है परमात्मा से कि कायरी नलनी तू कुमलानी, हे आत्मा तू क्यों परेशान है, तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे तो नली तक पानी है, ईश्वर है, जल में उत्पत्ति जल में वास, फिर भी नलनी तोर उदास। उस जमाने में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड में मेटाफिजिशियम चल रहा था। अगर इंग्लिश के यहाँ स्कॉलर्स बैठे हों, जॉन डन, बेन जॉनसन ने लाइफ ऑफ कॉवले में पहली बार मेटाफिजिशियम टर्म दी थी। तो गुरुदेव तो विश्व साहित्य पढ़ते थे, उन्होंने कहा अरे ये तो मेटाफिजिक्स है, ये तो रहस्यवादी कविता है, किसने लिखी? तो नंदलाल बोला जी कविता नहीं है, तो हमारे भगवान जी की पोथी है उसमें लिख रहा है। तो वो पोथी लेके आया, फिर पोथी का अनुवाद हुआ, फिर गुरुदेव ने 100 भजन निकाल के उनका इंग्लिश में अनुवाद करा। मैकमिलन से वो किताब छपी 1913 में, उसका नाम था 100 राइम्स ऑफ कबीर। उसी की सारी छाया गीतांजलि पर है और उसी के कारण नोबेल मिला। तो आप देखो कि कबीर कितने वर्ष मठों में किताब में बंद पड़ा रहा। तो अगर ये भ्रम हो जाए, मुझे हो जाए, किसी को हो जाए कि आप लोकप्रिय हैं और आपने महान ये काम कर दिया, ये सर्जना का भी दुश्मन है, और ये जो चेतना है आपके अंदर की ये भी दुश्मन है। जीवन अच्छा नहीं है बॉस, जीवन में संघर्ष है, लातें खानी है। हमने रोडवेज में घिसा है खुद को, 100 रुपए में सफर करा है, गालियां बकी हैं लोगों ने। तो आप पीछे मुड़ के देखो और आगे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है एक यात्रा है। इसमें मूंगफली भी थी, इसमें बादाम भी है, इसमें जूता भी था, इसमें ताली भी है, इसमें गाली भी है। तो हिट हो जाओ तो फूलो मत, और हुट हो जाओ तो झूलो मत। मौज। आपने इस तमाम यात्रा के दौरान कितने सारे युवा जो आपने प्रोग्राम चलाया, तो ये जो कुमार विश्वास द पोएट से द डायरेक्टर का रूप में आए और इन युवाओं को सेलेक्ट किया, इन युवाओं को आगे बढ़ा, अभी पूरा देश सुन रहा है कहीं ना कहीं से बिल्कुल आपके, तो ये कैसे आप तक पहुंचे? ये इतने सारे नाम, उन युवाओं का सिलेक्शन?
नहीं, इसका कोई सिलेक्शन नहीं था। ये हुआ क्या था कि जब कवि सम्मेलन के शुरुआती दौर में मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी कविता मेरे वरिष्ठ लोग सुने और मुझे अवसर दें, तो उस समय मंचों का लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ था, डेमोक्रेटाइजेशन नहीं था। यहाँ कवि सम्मेलन के लोग भी बैठे, कवि सम्मेलन में घराने थे। तो उस समय यह था कि अगर अखाड़े के कुलाधिपति लोग आपको मान्यता नहीं दे रहे तो आप कवि सम्मेलन में जम ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते। और जब हम आए थे पिताजी से विद्रोह करके, व्यवस्था से पूरी से विद्रोह करके कि इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो जब बाप की नहीं मानी तो तुम तो बाहर के हो, तुम्हारी क्यों मानेंगे। तो एक अहमन्य अभद्रता मेरे अंदर थी। ये मैं चूंकि चौराहे पे बैठा हूं, लिट चौक का मतलब क्या हुआ, चौराहे तो हुआ, थोड़ा ये लगा लिया टेंट वेंट पर, बैठे तो चौराहे पे ना अपन। तो मैं स्वीकार करता हूं कि वो युवता भी थी, जल्दबाजी भी थी लोकप्रिय हो जाने की, और जल्दबाजी थी अपनी बात को मनवा देने की, प्रेम में थे और असफल प्रेम में थे। तो ये भी लगता था कि यार वो तो मिली नहीं, अब ये उसके लिए जो गाया ये भी नहीं कोई सुन रहा। तो ये सारा चल रहा था, इस चक्कर में बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी और बड़ा बुरा लगता था कि यार मैं कैसे गीत पढ़ता था गौतम, मैं तो कोई लाइन ही नहीं बोलता था। आप सबको प्रणाम करता हूं, 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसे बोलता था। सीधा गीत पढ़ता था, प्राण की वीथिका में तुम्हारे चरण कर रहे थे युगों से सतत संचरण। ग्रेजुएशन के पहले साल का गीत है ये मेरा। प्राण की वीथिका में तुम्हारे चरण कर रहे थे युगों से सतत संचरण। हम नियंता नहीं इस नियत के शुभे, है मरण प्रति जन्म, है जन्म प्रति मरण। तुम मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हें भक्ति दूं, श्वास निश्वास में पूजिता गंध हो। तुम मुझे प्रीत दो, मैं तुम्हें गीत दूं, एक अनुबंध हो, एक संबंध हो। ये गीत बीए के हैं, अब इन्हें सुनाया अपन ने कोटा के मेले में। तो वो दद्दा जो पढ़वाने वाले थे, जो कुलपति, वो खैनी घिसने लगे, जनता हूट करने लगे, ओड़ा। अब वो अगर वो खड़े हो जाते, थोड़ा कंधे पे हाथ रखते और कहते बच्चा अच्छा गीत सुन लो, तो थोड़ा मैं भी बच जाता। तो जब मेरे को ताकत मिली पहली बार, मुझे लगा अब मैं टीम बना सकता हूं, अब मैं बुला सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले, और आज की डेट में भी है, सबसे पहले वो चुने जिनको कोई नहीं बुला सकता था। देश में एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम कराते थे। उनको मेरी कविता कहीं से कोई रिकॉर्डिंग मिल गई, वीडियो होती थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक कार्यक्रम कराया अपने चैनल पे। तो उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि यार वो एक लड़का है गाजियाबाद का, उसको बुलाओ, बड़े अच्छे गीत पढ़ता है। मेरे पास चिट्ठी आ गई, उनका जहाज चलता था, उसके टिकट आ गए। उसमें जो कवि गए, उनमें से जो 2 दादा थे, वो बोले कि यार ये आएगा तो हम नहीं आएंगे। और वो बड़े थे, तो उनके ऑफिस का फोन आया कि साहब वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वो 2 बढ़ के 4 हो गए, 4 बढ़ के 6 हो गए। केवल नीरज जी रह गए बेचारे अकेले कि भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीरज होना, कुंठित होना था ही नहीं। मुक्त होने का नाम ही नीरज होना था, वो पहले से ही मुक्त था। तो मैंने कहा उनसे कि कोई बात नहीं भाई, आप इन्हें ही पढ़वा लीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो ये सारे कष्ट, ये सारी समस्याएं, ये मैं कोई शहीदी फ्लेवर नहीं लेना चाहता आपसे। ये मैं मतलब कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप मुझे इस रास्ते का योद्धा और शहीद समझ के मेरे प्रति सम्मान या बहुत अधिक श्रद्धा से भरें, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि आई वॉज पुश टू वॉल, कि कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, टीवी नहीं देंगे, टीवी नहीं आने देंगे तुझे। लोग कहते हैं मैंने सब ज्यादा देश घूमे, मैं लगभग 40 देशों में कविता पढ़ने गया, नाइजीरिया जहां कोई नहीं गया था, जापान, वहां तक भी गया। लेकिन मैं आपको आश्चर्य में बताऊं, सबसे लेट बाहर पहुंचा मैं, सबसे लेट अमेरिका पहुंचा जब मैंने लगभग 20 साल कविता पढ़ दी थी, तब अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में वही कोई आदमी कहता था वो लड़का कैसा है, बहुत बदतमीज है, बड़ा अहंकारी है, बहुत एरोगेंट है। तो चचा लोगों की चलती थी तो भतीजों की चली नहीं। अब जब मैं ही चचा हुआ तो मैंने कहा बुलाओ कहां है भतीजे। अब भतीजे ने वो अखाड़ा बो रखा है।
तो भैया हम तो आज भी कहते हैं अपना लिखते हो, पहली शर्त, दूसरे का नहीं। खराब लिख सकते हो, अच्छा बुरा लिख सकते हो, निज कवित्व के ही लाग नन्ही का सरस होए अथवा अति फीका। हमारा तो बाबा कह के गया है कि मैं कवि हूं ही नहीं, तो हम तो कौन है? तो मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। मैं तो ये भी दोबारा नहीं पहनता, अगर ये भी लेना हो तो इसके बाद दे दूंगा, अच्छा लगना चाहिए। हाँ मतलब गीत अच्छा, हाथ नहीं कविता लिखनी पड़ेगी थोड़ी। मुझे शेर सुना दे तू बेटा, मुझे कविता सुना दे तू, कोई लड़की हो सुना दे बिटिया, तू गीत सुना दे ऐसा जो मैं कह दूं कि हाय हाय इस लाली ने क्या गीत लिख दिया। मैं उसी दिन कहूंगा कि कल वहां जा रहा हूं, दुबई जा रहा हूं, परसों अमेरिका। तो हमने झेला, तो अब हम चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके, सबका नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग छूटते भी होंगे, हम कोई संस्कृति मंत्री तो है नहीं कि वजीफा बांटे, लेकिन जितना है अपने पास। तो कुछ भतीजे नाराज हैं, एक तो यहीं बगल में बैठा हुआ है। वो तो तेरे को दूसरा काम दे रखा, जरा चीन संभाले रहे। तो अभी इसी से अगर मैं कहूँ तो जिस तरह से आपने इन युवाओं को पकड़ा, उसी तरह से अपने पुरानों आपने भूला नहीं, और एक नए तरीके से जो हमारे पितामह लोग थे, हरिवंश राय बच्चन से लेकर निराला तक, कुछ तर्पण के जरिए आप लेके आए। उसके लिए कहाँ से पहली बात तो आपने ये आइडिया लिया, और फिर आया तो इतने सुंदर तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे युवा बैठे हुए हैं, बांधो न नाओ इष्ठाओ बंधु, मतलब इन लोगों ने शायद पढ़ा होगा, भूल गए बोले, जिस तरह से आपने गाया एक एक की जुबान पे चढ़ चुका है। तर्पण में ये हुआ कि मेरी माँ एक बार मुझसे बोली कि लाला तेरी जन्मपत्री दिखाई थी और पंडित जी ये कह रहे थे कि तेरे से पितर खुश नहीं है, पूर्वज खुश नहीं, पितृपक्ष खुश नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खुश हो, अम्मा खुश है, पिताजी खुश हैं, गुरु लोग खुश हैं, अब ये पितर कौन आ गए? तो मुझसे बोली भैया मुझे पता ना है, तो यज्ञ कर दे और ये कर दे और ये दान कर दे और ये पीले चावल इधर दे दे और सफ़ेद इधर दे दे। उन्होंने जो जो कहा मैंने कर दिया। फिर जब मैं रात को सोचने लगा कि यार कौन पितर खुश नहीं होगा, तो फिर मैंने सोचा यार हो सकता है निराला जी नाराज हो, नागार्जुन कहते हो कि अच्छा बेटा हमने इतनी बढ़िया कविता लिखी, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोइया तुम रोए थे, और तू ये अपना ही रोना पीटना दीवाना विवाना कहता है, सब चला फिर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्हीं दिनों चैनल का मेरे पास प्रस्ताव आया, वो मुझसे बोले कि शनिवार रात को 8 से 9 कोई शो कर दो, कुछ भी कर दो, कवि सम्मेलन कर दो, टॉक शो कर दो, टीआरपी यहाँ हमारी जा रही है नीचे तो यहाँ ही कुछ कर दो। तो उन्होंने मुझे पैसे ऑफर किए कि भाई इतने पैसे पर शो देंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो मैं नहीं करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि पुराने कवियों पे मैं एक सीरीज करूँ ऑटोबायोग्राफिकल। तो बोले कि ये तो बिकेगी नहीं, जिसमें पैसा नहीं आएगा, आगे स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कितने का मिलेगा? तो उन्होंने मेरा पेमेंट जो मुझे बोला था वो आधा कर दिया। तो मैंने कहा हाँ करेंगे। तो मेरा जो ब्रांड मैनेजर था उसने कहा साहब आपकी अब क्या बात करते हो? मैंने कहा सर अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन शनिवार को माइक लगाएंगे, आइए स्वागत है आपका, कर छुट्टी करेंगे, ये काम चक्कर में पड़ते फिरेंगे। मैंने कहा यार पितर नाराज है, कर दो। तो ये यहां से शुरू हुआ। अब ये शुरू हुआ 2016 से। तो हमने संयोग से जो किया, तो पहले ही 3 कवि ऐसे आए, 13 एपिसोड का करार था, वो तीनों कवि विद्रोही निकले। पहला दिनकर, दूसरा दुष्यंत, तीसरा नागार्जुन। अच्छा वो अचानक ऐसी सीरीज बनी, उसमें बच्चन भी थे, उसमें बाद में अज्ञे भी थे, लेकिन अचानक पहली 3 सीरीज ऐसी आई। चैनल को लगाया, पता नहीं सरकार को लगा, पता नहीं कहां से व्यवस्था को लगा कि ये माहौल बना रहा है, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो फिर वो 8 एपिसोड पे ही हमको कहा गया कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप मिलते रहिए, आप अच्छे आदमी हैं, फिर कभी काम करेंगे। तो मैंने कहा मैं समझ गया कि बड़े घर नाराज हैं। तो मैंने वो बनाया, फिर मैंने उसमें जो कविताएं उनकी थीं उन्हें संगीतबद्ध करा, और बड़ी मेहनत लगी, उस बहुत मेहनत लगी। दिनकर जी के 10, और सबसे अच्छा जो म्यूजिक बनाया उसमें पता है वो रिलीज ही नहीं हुआ। उसमें हाँ 11 गीत हमने बच्चन जी के तैयार किए। नहीं बट वो रात आधी खींच कर मेरी हथेली तो था ही उसी वो तो रात आधी थी, और इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, कितने बढ़िया बढ़िया गए। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार लो। इतने अच्छे गीत बनाए हमने। नीड़ का निर्माण, फिर ये हमने बनाया। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। वो रिलीज ही नहीं हुए, लेकिन बाकी रिलीज हुए। फिर हमको लगा सबका बनाओ, जो जो हमें लगता रहा कि इसके लिए करना चाहिए, ट्रिब्यूट करना चाहिए, ट्रिब्यूट करा।
और अब तो और लोग भी कर रहे हैं, मैंने देखा और लोग भी कर रहे हैं, बाकी कवियों को कर रहे हैं। तो ये तर्पण है, एक तरीके से श्राद्ध है, जैसे अपने बाबा का करते हैं। तो हम कवि लोग हैं, हमारा बाबा कौन? हमारा बाबा नागार्जुन, हमारा बाबा दिनकर, हमारा बाबा दुष्यंत, तो उनका तर्पण कर रहे हैं। उस दिन से फिर मैंने माँ से पूछा पत्री दिखा, तो उसने कहा अब उतर गया तेरा पितृदोष। तो अब पितृदोष उतर गया। और अभी जो कल्ट के रूप में जो शायर जॉन एलिया घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, पहली बार उनको लाने का कुमार जिनको नहीं पता हो भैया की वजह से, तो और अभी आप 3 किताब वाणी से ला भी दो रहे आ हैं। गई, लेकिन दो और आनी है। 2 और आनी निश्चित रूप से, क्योंकि ट्विटर पे आपको हर पक्ष से गालियां मिलती है। हाँ सब, लेकिन वो गालियां वही देते हैं, दोनों तरफ के भक्त, दोनों तरफ के चमचे, चिंटू। अच्छा वो बेचारे वो दया के पात्र हैं। आपने एक वो टर्मिनोलॉजी दी है, नफरती चिंटू। हाँ वो दया के पात्र हैं। उन बेचारों ने, उनका प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने 15 साल ग्वालियर में नारा लगाया, अंग्रेजों के मित्र, अंग्रेजों के मित्र। एक दिन देखा कि चाचा ही खड़े होकर जिंदाबाद कर रहे थे भाग। अब उनका बल्ब फ्यूज हो गया कि क्या बोले, तो वो क्या करते हैं कि फिर इधर भी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है यार, वो है कौन लोग? मैं तो चौराहे पे जाता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ, स्टेशन भी जाता हूँ, कई बार रेल से भी जाना पड़ता है, अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग मॉल जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे घूमता हूँ, न्यूयॉर्क घूमता हूँ, मुझे हिंदुस्तानी मिलते हैं, इंदौर के लोग मिलते हैं, डर डोर में लंदन में मिलते हैं, मुझे तो कोई नहीं कहता गाली। तो मुझे कहते हैं भैया बहुत अच्छा काम कर, कुमार भैया बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं उनकी क्या चिंता करूं? मैं उनकी चिंता करूं कि इनकी चिंता करूं? इनके लिए सोचूं कि ये प्यार करते हैं, मैं उनका क्यों सोचूं? बेटियों का जिक्र आया, अग्रता और कुहू, तो इस यात्रा में, कुमार विश्वास की यात्रा में, एक सेशन से दूसरे सेशन जाना, प्रोग्राम करना, युवा स्तर पर इतने सारे कुछ, वो दोनों केवी द पोएट एंड केवी द पापा मिस करते हैं? कैसे टाइम कैसे निकाल पाता? हाँ ये क्या है ना, देखो गौतम, ये जो सवाल है ना, इसका कोई सेलिब्रिटी जवाब देता तो कहता था नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, योर राइट, फैमिली बहुत सफ़र करती है। ये बेवकूफ़ी का फ्रॉडबाजी है। तो क्या है, एक हमारा कवि है, वो थोड़ा व्यस्त रहता है, हमारे साथ का ही लड़का है, तो वो दशहरे के कार्यक्रमों के दौरान मिला, तो मुझसे कह रहा भाई बहुत बुरी हालत है, कल रतलाम हूँ, परसों इटारसी हूँ, फिर ग्वालियर हूँ, फिर भोपाल हूँ, वहाँ से कलकत्ते जाना है, मतलब तू समझ ले अगले 1.5 महीने तक मरने तक का टाइम नहीं है। मैंने कहा भी प्रोग्राम लगे रहेंगे, तो एक दिन इसका टाइम निकाल गुरु। यार तेरे कौन से, नहीं तेरे कौन से कनपटी पे रिवाल्वर लगा के इंदौर वाला पढ़वा रहा कविता? तेरे को पैसे लेने हैं, तेरे को लोकप्रियता लेनी है, तेरे को तालियां लेनी है, तुझे अपनी सर्जना लोगों तक बांटनी है। तो जैसे बेटियां हैं या पत्नी हैं, उनको पता है कि वो जो जहां हैं, वो जो कर रही हैं, और उनके पास जो प्रिविलेज है, उसमें ये टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। और फिर उसमें बहुत सारी प्रिविलेज ऐसी हैं जो मैं नहीं करता। जैसे हिंदी के सारे हास्य कवि, सरोज भैया बैठे हैं, बताएंगे, होली पर कार्यक्रम करते हैं। मैं अकेला कवि हूँ, 33 साल से मैं होली पर किसी के कार्यक्रम में नहीं गया हूँ, कोई खुदा का बच्चा कराए। मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे गालों पे गुलाल देखने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटियों के गालों पे गुलाल देखूं। मैं क्यों, थोड़े कम पैसे मिलेंगे, होली है, दिवाली है, और मैरिज एनिवर्सरी तो की हिम्मत ही नहीं, पता चला कि अंतिम ही हो जाए। हाँ, तो ये क्या है कि ये टाइम मैनेजमेंट है। अग्रता और कुहू जो हैं, दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, और उनका रुझान है कविता की तरफ? हाँ, छोटी वाली का कविता के नहीं, वो लेखन में रुझान है, अच्छा लिखती हैं वो। और बड़ी वाली को तो आप पोएम खुद ही बुलाते हैं? नहीं, उनका नाम पोयम इसलिए पड़ा, उनका नाम तो अग्रता है कि जब वो पैदा हुई, तो जिस नर्सिंग होम में पैदा हुई, वहाँ एक मलयाली नर्स थी केरल की, तो उनको पता था कि इनके पिताजी पोइट हैं। तो जब वो पैदा हुई तो बहुत ही प्यारा सा, रुई का गोला सा, फोहा सा, बिल्कुल नाजुक सा बच्चा, तो उसने कहा हाउ शी इज टेंडर लाइक ए पोएम ऑफ हर फादर। तो मुझे लगा कि नाम बहुत अच्छा है, तो उसका घर में नाम पोयम पड़ गया। तो अभी भी लोग बहुत आश्चर्य करते हैं, कोई कहता है ना नाम क्या पोयम, तो बहुत आश्चर्य करते हैं। वैसे उसका नाम अग्रता है, और दोनों अपने अपने हिसाब से पढ़ लिख रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और जो मेरा काम है उसमें नहीं है, कविता के प्रति उनका सद्भावना है, अच्छी समझ है। उनके साथ के बच्चे जो पढ़े हैं किंग्स कॉलेज लंदन में, जो बेटी के साथ पढ़ती हैं, उनको लगता है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी हिंदी बोलती है, जबकि वो सामान्य हिंदी बोलती है। जैसे हम जो घर में बोलते हैं, जो मेरी बातचीत में है, जैसे मैंने बोल दिया, उसने बोल दिया कि थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए, तो 3 लड़कियां बेहोश हो गई साथ वाले। उसने कहा से इट अगेन, व्हाट अग्रता, यू हैव सच ए वंडरफुल डिक्शन ऑफ हिंदी, तो कहते हैं हाँ ये पापा से आया था,
तो उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी हमारी थोड़ी बहुत ज़बान जिनसे मोहब्बत रही है, जिनके साथ दोस्ती रही है, तो उनके पास है। और मैं तो बड़ा संतुष्ट हूँ इस बात से कि एक इसका तरीका है, क्योंकि ये जो सामने बैठे हैं बच्चे इनमें से और पुराने लोग भी बैठे हैं, वो कुछ तो स्टार ऑलरेडी हैं अपने अपने फील्ड के, कुछ और भी होंगे। हमारे कवि सम्मेलनों की एक कवित्री है, उसने भी, उसकी शादी हुई थी, तो वो आई मेरे पास कि चाचा जी, बोलती है कोई चाचा जी मैं कैसे, मैंने कहा बेटा बस एक बात ध्यान रखना, तू बड़ी पॉपुलर है, ताली बजती है हर जगह, जहाँ जाती है लोग तुझे पहचानते हैं, फिल्म स्टार्स तेरे बारे में पूछते हैं कि वो कौन लड़की है, तो एक बात ध्यान रखना कि अपने फ्लैट के बाहर ना दरवाजे के पास एक इनविजिबल खूंटी टांग लेना, अदृश्य खूंटी। अब मैंने अपने घर में टांग रखी है, जब मैं गाड़ी से उतरता हूं तब तक कुमार विश्वास है, जैसे ही उतरे उस कुमार विश्वास को वहां टांगा और अंदर एक पति होकर, एक पुत्र होकर, एक बाप होकर अंदर घुसे, क्योंकि वो आपको कुछ भी बोल सकती हैं। हमारे पिताजी हमको कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी माँ कुछ भी बोल सकती है, पत्नी, बेटियां बोल सकती है। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मैंने थोड़ा सा गलत पहन रखा है, तो अगर ये कहीं फोटो चल गया है तो इस फोटो को लेके फैमिली ग्रुप में गोला लगा के भेज सकती है, व्हाट इज दिस, ये क्या सेंस है, इस पे आपने कौन से रंग के शॉक्स पहन लिए। अब आप सोचो कि यार मेरी बेइज्जती कर दी, इतने सारे लड़के तो पागल हुए फिर रहे थे सेल्फी के लिए, बताओ भैया वो बेटी है आपकी यार, वो तो कुछ भी बोलेगी और आप कुछ भी सुनोगे। और जब बाहर निकलो, जैसे ही गाड़ी का दरवाजा आपका पीएसओ खोले, गनर खोले, तुरंत उस कुमार विश्वास को पहनोगे, लो बताओ कहाँ है प्रोग्राम, कहाँ है, बस। अगर ये संतुलन बना लिया तो आप जीवित रह जाओगे, अदरवाइज तो फिर वही कि आज शादी हुई थी, परसों जह हो गई, अब अलग रह रहे हैं, अब खबरें आ रही हैं, अब फला हो रहा है, यही चलता रहेगा। इतने अभी जो गीत का जिक्र किया था, मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा सहज हूं, ये असहज है। 2000 ये मेरे से ऐसे कभी बात नहीं करता, बड़े आज ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम कतई इंटरव्यू लेने के मूड में आ गया है। वो ग्रेजुएशन से पहले वाले गीत और ऐसे कई सारे गीत जिसमें आप जिक्र कर चुके, खुले मन से बोल चुके अपने असफल प्रेम के बारे में, तो जब आप इस मुकाम पे पहुंचे, वो असफल प्रेम ने संपर्क में आने की कोशिश की, सुनो सुनो, ये जवाब जो भी होगा वीडियो से हटा देना है, मंजू भाभी को नहीं पता चलना। नहीं, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, उनको पता चले ना पता चले। देखो क्या है कि बेसिकली तो ये आप क्या बेच कर रहे हो, आप ना, आप बेच कर रहे हो, आप इतना गोपन पल बेच रहे हो जो दो लोगों के बीच रहना था। पर क्या होता है इश्क में, आपके अंदर इतनी ज्यादा कोलाहल होता है, इतना शोर होता है कि एक हद पे आके आपसे वो संभलता नहीं है और आपको लगता है वो किसी को बोल दूं मैं, किसी को कह दूं मैं। तो जिनको कविता नहीं आती, जो पेंटिंग नहीं करते, जो गाना नहीं गा सकते, सामान्य लोग, अच्छे लोग, वो दोस्तों से कहते हैं, सहेलियों से कहती हैं लड़कियां, भाभियों से कहती हैं नंदें। हमको कविता आती थी तो हमने कविता लिखी, और उसमें भी कविता क्यों लिखी, क्योंकि उसकी शर्त थी। क्योंकि मैंने उससे एक बार कहा, बीए की पहली साल में इश्क हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि मुझे अगर चिट्ठी भेजनी हो, कुछ लिखना हो तो मैं इसके हाथ दे दूंगा। उसकी सहेली थी, हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसने कहा क्यों, चिट्ठी क्यों लिखोगे तुम? तो मैंने कहा अगर कोई बात कहनी हुई। बोले चिट्ठी तो ये लड़के वड़के लिखते हैं गली मोहल्ले के, तुम तो कवि हो, कविता लिखना। तो मैंने कहा कविता लिखूंगा तो तुझे कैसे पता चलेगी? तो उनके मोहल्ले के कोने पर एक अखबार निकलता था, आज़ाद टाइम्स, वो हफ्ते में निकलता था, साप्ताहिक था, छोटा सा 1000-2000 कॉपी का। उसके संपादक मुझे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि मैं लेख वेख लिखता था। तो उन्होंने कहा कि वो आज़ाद अंकल को दे देना, वो छाप देते तुम्हारा, मैं पढ़ लिया करूंगी, मेरे आता है। तो मैंने ऐसे सैकड़ों गीत लिखे जो उसमें छपे। और तब तक मुझे पता नहीं था कि एक दिन मैं जॉन एलिया की किताब पहली बार हिंदुस्तान में लाऊंगा। बाद में जब मैं जॉन पे काम कर रहा था तो मैंने जॉन का शेर सुना अपनी मनस्थिति पर, यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, दिल के डाकिए के पास, यूं तो अपने कासिदाने दिल के पास, जाने किस किस के लिए पैगाम हैं, जो लिखे जाते रहे गैरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम है। तो मैं तो वही लिखता रहा। संपर्क का तुमने सवाल पूछा था तो मैं उसे गोल नहीं करूंगा। संपर्क करना बेकार है।
मैं ये चाहता हूं पर्सनली कि इस जन्म में जब मैं आखिरी सांस लूं तो मेरी पलकों के नीचे उसकी जो छवि है वो वही वाली रहे जो आखिरी बार बिछुड़ते वक्त थी। मुझे लगता है कि अब उसकी शादी हो गई थी तो बच्चे हैं, पता नहीं वो अब उसको क्या लगता होगा, और मैं बेमतलब में अपनी छवि को भी अंदर से तोड़ूं, चीजों की भी अलग से करूं। कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, उनमें ही कोई दर्द तुम्हारा ही होगा। तो प्रेम जो है वो पहली सीढ़ी है मनुष्यता सीखने की, और आखिरी सीढ़ी है मनुष्य बनने की। बीच में सब कुछ क्रिया व्यापार है, दुनिया है। तो संपर्क तो मैं करता नहीं, मैं चाहूं तो कर सकता हूं। आप नहीं, मैंने कहा आप उधर से हो संपर्क। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि वो भी खुददार है यार। वो उसका जो मजाज का शेर है कि तुम के बन सकती हो हर महफिल की फिरदौसे नजर, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूं मैं। इश्क में कई पड़ाव आते हैं। इश्क में आप इन्फेचुएशन से भरे होते हैं, आकर्षण से। इश्क में आप सम्मोहन से भरे होते हैं, हिप्नोटिज्म से। इश्क में एक मकाम आता है जब आप दोस्त हो जाते हैं, जब आप एक दूसरे के स्पेस के बिना जीना नहीं सोच सकते। तो मेरा इश्क इन दिनों और इतने दिनों से मेरी बीवी से है, क्योंकि मैं ना उसका, वो मेरी दोस्त हो चुकी है, और हम एक ऐसा स्पेस साझा करते हैं कि शायद ही दुनिया में कोई बात ऐसी हो जो मैं उससे शेयर ना करता हूं। तो एक लंबे समय में आने के बाद जो यहाँ दंपत्ति लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा लोग बैठे हैं, आप जब पति पत्नी होते हैं तो आप में क्या होता है कि आप में कोई रोमांटिक आकर्षण उतना प्रबल नहीं होता जितना प्रेम में था। आप में दैहिक आकर्षण भी इतना प्रबल नहीं होता, क्योंकि आप एक दूसरे के अस्तित्व का कोना कोना घूम चुके होते हैं। आपको सब पता होता है एक दूसरे के बारे में, आपको एक दूसरे की सब बातें शेयर हुई होती हैं। आपने सुख में, दुख में, वायरल में, नजले में, जुकाम में, तबीयत खराब में, सब में एक दूसरे को देखा होता है। सुबह उठे, रात सोए, जागे, सब आपने देखा। फिर आपको बचता क्या है? फिर बचती है आपकी दोस्ती। फिर ऐसी वो जो दोस्ती वाली केयरिंग की इश्क है वो बड़ी प्यारी है। तो इन दिनों तो मेरा इश्क मेरी बीवी से है। कोरोना काल की कुछ बातें करना चाहूँगा भैया कि सबने देखा है यहाँ पे आपको व्यक्तिगत रूप से। मैं रात के 2-2 बजे, 2:30 बजे मेरा भी कॉल उठाया आपने और मदद पहुँचाई। बड़ा ही विकट काल था, और कुमार विश्वास पता नहीं कौन कौन से गांव में कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, पूरी आपकी अपनी डॉक्टर की टीम। तो ये कैसे अकेला अचानक से हुआ जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से ही जब भी ऐसा लगता था कि बेसिकली आप अगर कुछ कमा रहे हैं, यश या पैसा, और उस यश या पैसे में लोगों का योगदान है, चंदे का पैसा है, लोगों ने दिया है। आप क्यों पॉपुलर हैं जी? कि पंडाल लगाया था लिट फेस्ट में, कुमार विश्वास आया तो ये छोटा पड़ गया, ये तो हुआ। दूसरा आया था तो थोड़ा कम रहे, इससे तो आंकोगे। साहित्य की परीक्षा तो आलोचक करेंगे, समीक्षक लिखेंगे, अभी तो यही नापोगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब ये परेशानी में हो तो आप अपने घर में ना दुबक जाएं। जो आपने इनसे लिया है वो अपने लौटाने जाएं। तो चाहे उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई थी तब, चाहे दामिनी का समय था तब, चाहे जब एंटी करप्शन मूवमेंट चला, ये बात अलग है उसका पॉलिटिकल आउटफिट अच्छा निकला बुरा निकला, वो डिबेट कर सकते हैं, कुछ बुरा कह सकते हैं, कुछ अच्छा कह सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन दिनों आप थोड़ा सा बाहर आए। और ये कुछ लोगों ने, हमने शुरू किया तो अब लोग बड़े लोगों से सवाल पूछने लगे। पहले क्या होता था कि हमने आपको नायक महानायक बनाया, हम प्रॉब्लम में आए, आप कुत्ते का फोटो ट्वीट कर रहे हो, आप लिख ही नहीं रहे हो कुछ भी, आप बोल ही नहीं रहे हो, लड़की के साथ बलात्कार हो गया, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, आप घर बैठे हुए क्योंकि आपको लगता है सरकार नाराज हो जाएगी। तो भाई कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। तो आप अगर चुप रहते हैं तो भी आपके बोलने का हुनर छिनता है। तो मैंने कोई महान काम नहीं किया। हाँ, मैंने सोचा कि यार पीआर है अपनी, लोग हैं परिचित, जैसे यहाँ चिरायू, तो मैं चिरायू आया था प्रोग्राम करने के लिए, उसमें कुछ पेमेंट कम जैसा कि कराते लोग बाग कराए थे, उनसे परिचय था,
यहाँ 4 लोग बीमार हुए, किसी का ट्वीट आया, कुछ आया तो मैंने फ़ोन करा, डॉक्टर साहब ने मदद कर दी, ग्वालियर में कर दी। लगभग 2000 से ज़्यादा गांवों में हमने कोविड केयर सेंटर लगवाए। बहुत ही सरल चीज़ थी वो। हमने कहा कि भाई ये इसकी प्रतीक्षा मत करो कि RT-PCR होगा फिर पता चलेगा। ये एजिथ्रोमाइसिन, ये एवरमेक्टिन, ये दवा, ये डोलो, ये सब इकट्ठी एक उसमें बंद करो और जिसको भी पहली बार परेशानी हो रही है उसको दे दो। तो लाखों लाख लोगों पर पहुंची। शुरुआती जो सीड मनी थी वो मैंने लगाया। उसके बाद फिर देश भर से कॉल आने लगी, मैं 500 किट देना चाहता हूं, मैं 1000 किट देना चाहता हूं। तो मैंने कहा भाई पैसे तो मैं ले नहीं सकता। दिन में 2000-3000 कॉल आती थी ऑक्सीजन की। 48 बच्चे काम करते थे। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी और कहां पहुंचाएंगी, इसका काम था हमारा सिर्फ। और 2-3 घंटे बाद हम फोन करते थे कि हाँ जी ग्वालियर में ऑक्सीजन मिल गई है, वहां आप वो लाहौर रोड से ले लो। तो उधर से चीख की आवाज आती थी, भैया बे तो नहीं रहे, मर गए। जितनी मदद कर सकते थे करते थे। जब कोई नहीं बच पाता था, तुम्हें तो याद ही है, तो ऐसा लगता था यार कि भगवान थोड़ी और ताकत देता, थोड़ा और कुछ करता तो कर सकते थे। उसके पीछे कोई योजना नहीं थी, बस ये था कि अगर हमारे पास PR है, हमारे लोग सुनते हैं, हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, खर्च करने के लिए थोड़े से पैसे हैं तो करना चाहिए। तो फिर कम जाएंगे, कौन लेके जाएगा। कैसे कैसे तो लोग, कितने अमीर अमीर ताकतवर लोग चले गए उसमें। और अब भी खुद से तो वादा करते हैं, बाकी ईश्वर जाने कि जब जब ऐसा वक्त पुकारेगा, जब जब कुछ होगा, तब तक जितनी अपनी ताकत है तो लड़ेंगे। जब तक जिंदा है तब तक तो लड़ेंगे यार। कुछ फिल्मों में जो गाने लिखे हैं आपने, तो ये कितना अलग था आपके लिए? आप पूरी तरह छंद पे, और शायद उसमें म्यूजिक पहले दे दिया जाता है आपको। बहुत और खराब। दृश्य परवाणु और बहुत खराब। मतलब बेसिकली क्या है, पहले क्या होता था, हिंदी कवि सम्मेलनों से और मुशायरों के जो टॉप मोस्ट शायर होते थे, कवि होते थे, वो फिल्मों में ले लिए जाते थे। नीरज जी को सुना, नीरज जी चले गए। मजरू सुल्तानपुरी मुशायरे में आए, मजरू सुल्तानपुरी को बुला लिया, है ना। संतोष आनंद को सुना, संतोष आनंद ले लिया। अब क्या होता है, फिल्म बनती कैसे है? फिल्म ऐसे बनती है कि सुबह ट्रेडमिल पे भाई दौड़ रहे हैं और बगल वाली ट्रेडमिल पे भाई का प्रोड्यूसर दौड़ रहा है। अब भाई ने कहा, ओए गुरु, तो गौतम देखा तूने? गौतम, माय गॉड क्या डार्लिंग आदमी है यार, भाई कमाल है, भाई हीरो मटेरियल है, भाई कल ही करता हूं मैं। हाँ यार तू उसको ले, बहुत अच्छा लिखता है भाई, एक म्यूजिकल बनाते हैं। अब वो जाके उसने गौतम से कहा कि यार तुम लिख दो बस कुछ भी, भाई के साथ फिल्म आनी है, 200 करोड़ का बिजनेस करेगी, उसमें से 50 करोड़ मेरे हो जाएंगे। तो फिल्में जल्दबाजी में बन रही हैं। आज आपको कहानी सुनाई है, 4 दिन बाद गाना लिख दो, 5 दिन बाद बैठ लो। मैंने गाना लिखा, उसमें मैंने एक लफ्ज डाला। पहले क्या होता था, राहत भाई को लोग बुलाने आते थे और राहत भाई के साथ, बिना राहत भाई के इंदौर में बैठा हूं, क्या करूं, कोरोना ने क्या क्या किया है। राहत भाई के नखड़े, उनसे आदमी नहीं निभा पाए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तो क्या स्थिति है, मतलब वो कब जो है वो उर्दू के खालिश शब्दों से इंदौर की खालिश चीजों पे आ जाए। उनको लोग ले जाते थे पकड़ के, और जिन लोगों ने उनसे लिखवा लिया उनको सलाम है भाई। ये आखिरी सवाल है। हाँ बहुत अच्छे, ये अच्छा है कि आखिरी और है। ये लोग कुछ सुनना भी चाहेंगे। तो अभी जैसे अभी इसी गीत विशेष की बात की और वो शेर आपको याद रहा। मुझे याद है जब पहली बार का एक ही बार आपके साथ मन साझा किया मुशायरे में, उस रात 12 बजे के बाद हम लोग सुबह 4 बजे तक बैठे थे और आपने 12-15 साल हो गए। हाँ, रीतिकालीन कवियों से लेके जितने आज तक के युवा हैं, उन सब के शेर, उनके दोहे नाम के साथ याद रखना, ये कितनी जीवी या कितने टेट्राबाइट की मेमोरी है इधर, वो कब कब रिफ्रेश करते रहते हैं? नहीं, ये तो अभ्यास से भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है स्मृति थोड़ा ज़्यादा तेज हो, जन्म के समय हमारी अम्मा ने ज़्यादा बादाम खाए हो, लेकिन मतलब अच्छा भी लगता है। और ये जहाँ मैं बैठा हूँ मालवा में ना, उज्जैनी में, यहीं से शुरू हुआ है ये, याद रखना। राजा भोज के दरबार में एक बार राजा भोज ने कह दिया कि जो अच्छा श्लोक लिख के लाएगा, हर शब्द पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। प्रत्यक्षरम लक्षम ददामि, एक अक्षर पर 1 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब वो बोल तो दिया, लेकिन वो पैसा जाने लगा। वित्त मंत्री ने कहा कि समाप्त हो गया है, तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका पीछा कैसे छुटाएं। तो उन्होंने अपने दरबार में 3 लोगों की नियुक्ति करी। एक का नाम था एकश्रुत, एक का नाम था द्विश्रुत, एक का नाम था त्रिश्रुत। एकश्रुत वो था जो एक बार में सुन के याद कर लेता था। तो जैसे आप गए और आपने जाके शेर सुनाया
कि तुझको भी आंसू की जरूरत तो पड़ेगी जालिम, खून से खून के धब्बे नहीं धोए जाते। अरे बाबा, जैसे मैंने शेर सुनाया तो एक श्रुत जो था उसको एक बार में याद हो गया। तो राजा भोज ने पूछा कि ये इन्हीं का शेर है या किसी ने सुना है, या मैं इन्हें पैसे दे दूं? तो एक श्रुत बोला, जी एक सेकंड, मैंने सुना है ये तो शेर, मैं सुना देता हूं कि तुझको भी खून की आंसू की जरूरत तो पड़ेगी जालिम, खून से खून के धब्बे नहीं सोए। अजय झूठ बोल रहा है साहब, इसने भी सुना होगा। और किसी ने सुना? दूसरा बोला साहब मैंने भी सुना है। बोले क्या शेर था? बोले उसने भी सुना दिया। वो त्रिशुत बोला जी मैंने भी सुना है। जब 4 बार लोगों ने सुन लिया फिर तो सब नहीं सुन लिया। तो राजा भोज बोला नहीं नहीं, ये पुराना है, पैसे नहीं दे रहे। तो कालिदास के पास कोई गया, बोले यार वो है तो राजा ऐसे कर रहा है। तो कालिदास ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें ऐसा एक श्लोक लिख के दे रहा हूं कि राजा का दरबार बिल्कुल कहेगा जी पहली बार में हमने सुना ही नहीं है। उन्होंने श्लोक लिख के दिया, उसका अनुवाद सुना रहा हूं। संस्कृत में तो क्या सुनाऊं, श्लोक लिख के दिया कि हे महाराज भोज, आपकी बड़ी कीर्ति हो, और अच्छा है कि आप वर्तमान को याद रखे हुए हो, लेकिन अगर आपको अतीत भी याद आ जाए तो आपको यह भी याद होगा कि आपके परदादा ने मेरे परदादा से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। राजा ने दरबारियों से पूछा कि भैया किसी ने सुना है क्या? दरबारी बोले जी ये तो नहीं सुना साहब। राजा को कैसा उधारिया बताए, लोकतंत्र थोड़ी था। तो रह गया राजा। उसने कहा साहब पैसे, उसने कहा भी पैसे तो ले जा, तो ये बता ये लिख के किसने दिया? उसने कहा साहब वही पंडित जी थे, क्योंकि हमसे लोग पूछते हैं ना कि साहब कवित्री या कवि अपना नहीं लिख के लाया, इसका क्या पहचान करनी है, कई बार होता है ना। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है, जैसे वो कविता पढ़ ले कवि या कवित्री, तो जो बैठ जाए वो तो उसे ध्यान से देखो। जब बाकी लोग कविता पढ़ रहे होंगे, अगर अच्छी कविता आने पर उसके कलेजे से दाद ना निकले आहा, तो समझो जो औरों के हाँ बहुत अच्छे वेरी गुड, तो इसका मतलब लिखवा के लाइए ये कहीं से, उस्ताद का खेल है, अपना काम नहीं है। तो लोगों ने कहा साहब नहीं सुना। तो कोशिश रहती है मेरी कि मुझे चीज़ें याद रह जाएं, सायास नहीं है मैं इसके लिए रटना रटाना कोई ऐसा नहीं है, मतलब याद रह जाती हैं। तो आज ही सुबह मैं, हमारे साथ जो लोग थे उनसे मैं कह रहा था कि रहीम आज होते तो उनको भी सर्टिफिकेट देना पड़ता राष्ट्रभक्त होने का। उन्होंने गंगा पर एक श्लोक लिखा है, लिट चौक वालों सुनो। रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खां का लड़का, बैरम खां जिसने अकबर को इस देश में जमाया। अब्दुल रहीम खान खाना तुलसी का मित्र। अब्दुल रहीम खान खाना मुसलमान जिसको कब्र में दफन होना है और हश्र के दिन का इंतजार करना है। ये 3 बातें याद रखो और श्लोक सुनो। रहीमदास जी का श्लोक है, अच्युत चरण तरंगिणी, गंगा की स्तुति, अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालती माले, यानी भगवान विष्णु के चरणों में लहराने वाली और भगवान शंकर के जटा पर मौली पर मालती लता के समान घूमने वाली हे मां गंगा। आप सब जानते हैं कि आदमी मर जाए तो क्या चाहता है कि साकेत मिले, विष्णु का लोक मिले, हरि का धाम मिले, है ना। कोई नहीं चाहता कि शंकर के यहां रहे। लेकिन क्या कहते हैं रहीम, मैं तो अंदर तक भीग जाता हूं जब ये सोचता हूं क्या देश और कैसा बना रहे हैं हम इसे। अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालिती माले, मम तनु वितरण समये, जब मेरे शरीर का हे मां वितरण करो। कैसे वितरण करो यार, तू तो जलेगा थोड़ी, पर वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। आपके धर्म अलग हो सकते हैं, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक सभ्यता तो आपकी साझा है ना, ये मिट्टी का संस्कार तो साझा है। इसलिए रहीम कह रहा है मम तन वितरण समये, मेरे शरीर के वितरण के समय हे मां क्या देना मुझे, हरता दे, मुझे शिवत्व देना, न मैं हरिता, मुझे विष्णुत्व मत देना, विष्णु का लोक मत देना, क्योंकि मां गंगा मैं नहीं चाहता तू मेरे चरणों में रहे, तू मां है, मैं चाहता हूं तू मेरे सिर पर रहे सदा। ये कह रहा है। क्या अद्भुत है। अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालिती माले। तो आप सबसे भी निवेदन यह है, जिस रात की गौतम जिक्र कर रहा है, हम लोग 12 बजे बैठे और सुबह मेरी 5 बजे ट्रेन थी, तो मैंने कहा मैं सोऊं क्या, तो 5 बजे तक हम सेनापति, घनानंद, पद्माकर, मजाज और रईस लखनवी, किस किस शायर, मेघदूत, कालिदास, भवभूति चर्चा करते रहे।
दरअसल बाहर से ब्रांड जो दिखता है ना आपको, बाहर से जो चीजें दिखती हैं, अगर अंदर मजबूती नहीं है तो नहीं चल पाएगा। आप सब कुछ लोगों को सब समय के लिए और सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको जागृत सम्मोहन के साथ जीना है तो आपको अंदर से तो मजबूत होना पड़ेगा। ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये पॉपुलैरिटी, ये पैसा, ये आनंद, ये सब बाई प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट आपकी कविता है जिसके कारण आप हो। तो अगर हिंदी में भी हो, हम तो आज भी कहीं अटकते हैं तो भैया फोन कर लेते हैं बड़ों को हमको। अब पिताजी तो हमारे ऐसे हैं कि अभी तेरा वाला प्रोग्राम बाय द वे चला गया कट के, और इसमें कोई ऐसी बात हुई, उन्हें इस बात की कोई प्रसन्नता नहीं होगी कि मैंने वहां क्या करा। वो एक फोन पे पहले बात यही करेंगे। वो मैंने उनका नाम पता है क्या सेव कर रखा है, रॉयल टाइगर। उनका फोन आएगा, जी बाबा जी, क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो तुम। मैंने कहा जी जी क्या हो गया। अब परसों तुम जो वो बात कह रहे थे वहां है कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण, वाल्मीकि रामायण में। कहाँ है वाल्मीकि रामायण में? मैंने कहा जी वो वाल्मीकि रामायण में ही तो है। कहाँ है? हैं? ये कोई कवि सम्मेलन है, कुछ भी बोला ताली बज गई, शास्त्र है। तो मैंने कहा जी ये कहाँ है? मुझे क्या पता, पहलवान तो तुम हो, ढूंढो। मैंने कहा जी कहाँ ढूंढे? अरे थोड़ा दम लगाओ, 2-4 दिन ना मिले फिर बताना, बता देंगे। हाँ, हम लेके बैठे वाल्मीकि रामायण। लंका कांड के बाद लंका में विजय हो गई, वो राजा बन गए विभीषण, माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास आ गई। तो एक श्लोक आता है ना, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च गरियसी। हम भी सोचते थे वाल्मीकि रामायण में, हमने पलटा मिला ही नहीं, खूब दम लगाया इधर उधर। अब मैंने कहा यार इनसे तो क्या पूछें, कैसे करें, तो गाली सुनाएंगे दोबारा। फिर एक बड़े संत को फोन किया, बड़े विद्वान है वो। मैंने कहा महाराज जी प्रणाम, महाराज जी चरण स्पर्श, महाराज जी ये था। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। मैंने कहा महाराज जी ये जो एक श्लोक है, आधा ही बोला था, उधर से महाराज जी बोले बहुत सारे मूर्ख इसे राम वाल्मीकि रामायण में समझते हैं। मतलब आधी बात बोली थी मैंने कहा महाराज जी वो एक श्लोक है, जननी जन्मभूमि। हाँ, बहुत सारे मूर्ख इसे वाल्मीकि रामायण में समझते हैं। मैंने कहा जी जी वो उन्हीं में से हम एक, मतलब तो, अरे बेटा ये वहां नहीं है, ये घट रामायण में है बेटा। और फिर हम घट रामायण लाए, किताब दी, उसमें निकला यानी कि कालो निरवधि विपुला च पृथ्वी। काल की अवधि नहीं है, पृथ्वी की सीमा नहीं है, कोई खलीफा नहीं हो, कोई सर्वज्ञ नहीं हो। तुम्हें जितना आता है वो कुछ नहीं है, अब मुझे जितना आता है वो तो वैसे ही कुछ नहीं है। सबसे बड़ा आदमी जो भारत ने पैदा करा है 100 साल में साहित्य का, रविन्द्रनाथ टैगोर, जब वो मृत्युशैया पर थे तो क्षितेंद्र मोहन सेन मिलने गए तो उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। तो क्षितेंद्र मोहन सेन ने कहा कि गुरुदेव की मृत्यु और भय, क्या मृत्यु का भय है? तो गुरुदेव ने अपनी एक कविता की पंक्ति दोहराई, गीतांजलि में है, और वो कविता क्या है? ओ माई फादर योर ओशन वॉज सो वास्ट एंड माई बास्केट वॉज सो स्मॉल। हे पूज्य पिता, तुम्हारा समुद्र बहुत बड़ा था और मेरी बाल्टी बहुत छोटी थी। तो इसका कोई छोर नहीं है, रोज पढ़ो, रोज किसी पहाड़ के नीचे से निकलो और तुम्हें पता चलेगा कि हम ऊंट भी नहीं है, बकरी हैं। ये जो खुद को मान लेने का है कि हमें पता है, हमने जाना है, इससे हिंदी वालों को बाहर निकलना पड़ेगा। आप सबसे मेरा आखिरी उत्तर जो है कविता सुनाने से पहले यही है कि यहां तक बात आ गई खिंच के कि अब हिंदी से जीवन चलने लगा, हिंदी से, हिंदी के कवि फ्लैट खरीदने लगा, गाड़ी लेने लगा, मुशायरे कवि सम्मेलन का आदमी जिंदा रहने लगा। इससे आगे की कहानी आपके हाथ में है कि हिंदी के कवि की उक्ति से अनाचारी शासन डरे, हिंदी के कवि की उक्ति से मजदूर का शोषण करता हुआ मिल मालिक का हृदय परिवर्तन हो जाए, हिंदी के कवि के गीत से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित कोई आदमी अपनी जड़ता तोड़ दे, हिंदी के कवि की किसी उक्ति से अगर विश्व के 2 देशों के बीच होता हुआ युद्ध टल जाए, ईश्वर करे, कितना बड़ा काम है। सोच के देखो, आपके 2 देश लड़ रहे हैं, जॉर्जिया क्रोशिया, और हिंदी ने कोई कवि ऐसा पैदा कर दिया, कुमार विश्वास जो गया और उसने एक कविता लिखी और दोनों देशों ने कहा कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। कितनी बड़ी बात हो गई आपकी। तो अगर बिहारी कर सकता है
बाज पर आए पानी पर तू पंछिन न मार, मिर्जा राजा जयसिंह से कह के, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो आपके सामने तो रास्ता बहुत जबरदस्त खुला हुआ है, सितारों तक जहान आपका फैला हुआ है। मैं तो आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं कि आप बहुत आगे जाएं और मैं बैठ के पीछे इस बात का अनुभव करूं कभी आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर कि क्या बात है, ये चाहता था मैं, ये ऊंचाई चाहता था जो आपके माध्यम से आई है, जो युवाओं के माध्यम से आई है। अब ये सुनना चाहेंगे आपसे। मैं आपको सुनाता हूं कुछ बुक तक, सुना पाऊं तब है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे इश्क करने के लिए एक साल काफी है, पर उसे एक चेहरे को भूलने के लिए एक उम्र छोटी है। हम सब लोग अब इस वाले जन्म का वक्त बिता रहे हैं। जैसे हो जाता है ना, स्कूल की घंटी बज गई लेकिन आप पे कोर्स हुआ नहीं, तो मैथमेटिक्स के टीचर ने आपको कह दिया कि ये जब तक तू 3 इक्वेशन सॉल्व करके नहीं जाएगा तेरी छुट्टी नहीं होगी। तो आपके सामने घंटी बज जाती है, सब लोग चले जाते हैं, आप अकेले बैठे रहते हैं। तो हमारे स्कूल की घंटी तो बज चुकी, जो साथ पढ़ती थी वो तो गई। अब हम तो केवल मैथमेटिक्स के इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें कई बार सफलता मिल जाती है, कई बार असफलता मिल जाती है, कई बार इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, कई बार नहीं होती। कि मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछेगी कल, यूं मुझे सर पर सजाने का तुम्हें अधिकार क्या है? तुम कहोगी वो समर्पण बचपना था तो कहेगी, तुम कहोगी वो समर्पण बचपना था तो कहेगी, गर वो सब कुछ बचपना था तो कहो फिर प्यार क्या है? मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछेगी कल, यूं मुझे सर पर सजाने का तुम्हें अधिकार क्या है? तुम कहोगी वो समर्पण बचपना था तो कहेगी, गर वो सब कुछ बचपना था तो कहो फिर प्यार क्या है? मांग की सिंदूर रेखा। बंद सुनिएगा कि कल कोई अल्हड़ आया ना, बावरा झोंका पवन का, जब तुम्हारे इंगितों पर गंध भर देगा चमन में। कल कोई अल्हड़ आया ना, बावरा झोंका पवन का, जब तुम्हारे इंगितों पर गंध भर देगा चमन में। या कोई चंदा धरा का रूप का मारा बेचारा, कल्पना के तार से नक्षत्र जड़ देगा गगन पर। तब यही बिछुए महावर चूड़ियां गजरे कहेंगे, तब यही बिछुए महावर चूड़ियां गजरे कहेंगे। इस अमर सौभाग्य के श्रृंगार का आधार क्या है? मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछेगी कल, यूं मुझे सर पर सजाने का तुम्हें अधिकार क्या है? तुम कहोगी वो समर्पण बचपना था तो कहेगी, गर वो सब कुछ बचपना था तो कहो फिर प्यार क्या है? आदमी विजय और पराजय दोनों में प्रेम के पास लौटता है, इश्क के पास लौटता है। ये सुनिएगा। कल कोई दिन कर विजय का सेहरा सिर पर सजाए,
जब तुम्हारी सप्तवर्णी छाह में सोने चलेगा, या कोई हारा थका व्याकुल सिपाही जब तुम्हारे वक्ष पर धर शीश लेकर हिचकियां रोने चलेगा, तब किसी तन पर कसी दो बाह जुड़कर पूछ लेंगी, तब किसी तन पर कसी दो बाह जुड़कर पूछ लेंगी, इस प्रणय जीवन समर में जीत क्या है हार क्या है। मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछेगी कल,